हेलो, क्या हाल चाल सभी का। वेलकम बैक टू अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद करंट एजुकेटर। सभी का मैं वेलकम करता हूँ आज की न्यू लेक्चर के अंदर। ये आपका लेक्चर नंबर 2 रहेगा, क्लास 12th रिलेशन एंड फंक्शन का। ठीक है, तो हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 तो भाई पढ़ लिया था बढ़िया से, वीडियो भी अपलोड हो चुकी है और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको भी लिंक भी पिन करवा दूंगा और उसके बाद आप वहाँ से लेक्चर नंबर 1 देख सकते हैं। लेक्चर नंबर 1 जो पूरा होगा, पूरा लेक्चर नंबर 1 है वो रिलेशन पर डिपेंड है और आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 2 वो फंक्शन पर डिपेंड है। ठीक है, तो आज आपका लेक्चर नंबर 2 रहेगा और ये रिलेशन एंड फंक्शन का लास्ट लेक्चर होगा और आपका रिलेशन फंक्शन टॉपिक फिनिश हो जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत बेकार क्वेश्चन, एकदम बढ़िया से बढ़िया सवाल लेकर के आए थे लेक्चर नंबर 1 के अंदर भी, जो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है रहते हैं। और आज फंक्शन के अंदर भी बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल लेकर के आए हैं। स्टार्ट करते विदाउट टाइम वेस्टिंग, सबसे पहले जानते हैं भाई फंक्शन क्या होता है। देखो, इस लेक्चर के अंदर रिकैप की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि रिलेशन एक अपना अलग टॉपिक है, फंक्शन एक अलग टॉपिक है। बट फंक्शन एक कुछ भी नहीं है, एक रिलेशन का ही स्पेशल टाइप है। बस इतनी ही आपको बात पता होनी चाहिए। आपने क्लास 11th के अंदर ये चैप्टर पढ़ भी रखा है बढ़िया से, तो कोई दिक्कत आएगी भी नहीं। और अगर है तो सारे डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, विदाउट टाइम वेस्टिंग है स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फंक्शन को। सबसे पहले जानते हैं भाई फंक्शन क्या होता है। तो आपको ये पता होगा कि फंक्शन क्या होता है। नहीं पता तो कोई बात है, मैं बताता हूँ। फंक्शन क्या होता है ना, कोई भी एक दो सेट होता है, लेट ए एंड बी टू नॉन एम्पटी सेट। तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज ए यूनिक इमेज इन सेट बी। इस डेफिनेशन को अगर आप समझ गए तो फंक्शन एकदम क्लियर हो जाएगा। क्लियर कट क्लैरिटी के साथ मैं बता रहा हूँ। मान लो ये आपका सेट ए है और ये आपका सेट बी है। ठीक, इतनी बात लिखी होगी भाई, ये दो सेट है, वो दोनों नॉन इम्पटी, मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट है। चलो भाई एलिमेंट भी भर देते हैं। तो जैसे मैंने 1 2 3 4 भर दिए। ठीक है, इधर मैंने ए बी सी डी भर दिया। ठीक है, चार एलिमेंट इधर, चार एलिमेंट इधर, बी में भी। अब ये कह रहा है कि हर एक एलिमेंट की, जो सेट ए में है, हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज, इमेज वर्ड ही गायब कर दिया भाई साहब, यूनिक इमेज इन सेट बी। हर एक एलिमेंट जो सेट ए में है उसकी यूनिक इमेज होगी किसमें, सेट बी में। जैसे इमेज की बात करें तो 1 की इमेज कौन है, ए है। 2 की इमेज सी है, 3 की इमेज बी है और 4 की इमेज डी है। तो ये आपका क्या हो गया, फंक्शन हो गया। फंक्शन हो गया। अब इस बात को हम कैसे और अच्छे से समझ सकते हैं। तो मान लो इसको सन मान लो, इसको फादर मान लो। ठीक है, एक सन एक फादर। ठीक है, एक पापा के एक बेटे। ठीक, ऐसा हो सकता है। अब उसके बाद मान यहाँ पे देखो, सब कुछ मतलब एक ही एलिमेंट की एक यूनिक इमेज है, तो वो क्या है, फंक्शन है। क्लियर कट। अब जैसे मान लो एक और इधर बना दिए, मान लो एक सेट ए है, एक सेट बी है। ठीक, इधर मान लो मैंने 1 2 3 4 भर दिया, इधर भर दिया मैंने ई एफ जी एच। क्लियर कट, बढ़िया। ठीक है, मैंने कहा 1 की इमेज ई भी है और 2 की इमेज भी ई है और 3 की इमेज एफ है और 4 की इमेज जी है। तो अब बताओ ये फंक्शन है कि नहीं। चलो एच हटा ही देते हैं। अब बताओ ये फंक्शन है या नहीं। इसी को किससे कंपेयर करो, इसको सन से कंपेयर करो, इसको फादर से कंपेयर करो। भाई एक फादर दो सन डॉटर होता है, पॉसिबल है, दैट मीन्स फंक्शन है, दैट मीन्स वो फंक्शन है। ठीक है, तो ये इस वाली को नहीं फॉलो कर रहा है, ठीक है, बट ये भी फंक्शन है। ये मैंने क्लास 11th के अंदर भी पढ़ाया था। ठीक है, और क्लास 12th में पढ़ रहे हो, तो ये भी फंक्शन है और ये भी फंक्शन है। ये फंक्शन जो है इस डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है कि भैया सेट ए में जितनी भी ऑब्जेक्ट है सबकी एक यूनिक इमेज है सेट बी में, दैट मीन्स वो फंक्शन है। तो क्या ये फंक्शन नहीं है, ये भी फंक्शन है, क्योंकि 1 की इमेज भी ई है, 2 की इमेज भी ई है, 3 की इमेज एफ है, 4 की इमेज जी है। ठीक है, यूनिक इमेज नहीं है यहाँ पर। ई की दो प्री इमेज हो गई, 1 भी है और 2 भी है, लेकिन ये फंक्शन है, फंक्शन
इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब जैसे मान लो एक और लास्ट एग्जांपल लेते हैं, शायद डाउट आ रहा हो किसी को। मान लो 1 2 3, ठीक है, इधर ए बी भर दिए। मैंने कहा 1 की इमेज डी भी है, बी है, ठीक है, और 2 की इमेज, 2 की इमेज, एक मिनट, 2 की इमेज ए है, ठीक है, और 3 की इमेज भी ए है। बताओ ये फंक्शन है या नहीं? बताओ भैया, फंक्शन है या नहीं? एक फादर दो सन, एक फादर दो सन पॉसिबल है? पॉसिबल है या नहीं? ठीक है, बट हमको ये बताओ क्या ये पॉसिबल है? देखो ध्यान से देखना, 1 की इमेज बी है, 2 की इमेज ए, ठीक है, क्लियर बात। अब मान लो मैंने 3 की इमेज बी के साथ बना दी, तो अब ये फंक्शन है या नहीं? अभी भी ये फंक्शन है। तो मतलब कि फंक्शन होने के कितने तरीके बना दिए मैंने। सबको कंपेयर किससे करना, कंफ्यूज हो जाओगे तो एक को सन मान लेना, लेफ्ट वाले को, राइट वाले को फादर मान लेना, क्लियर कट समझ में आएगा, ठीक है, समझ गए? ठीक है, फिलहाल आपको एग्जाम्पल यही वाला याद रखना है, बाकी तो मैंने समझाने के लिए बता रखा था। तो ये बात आई हो आपको समझ आओगे कि भाई फंक्शन किसे कहते हैं। अब इसके बाद टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले अब फॉर्मूले की भी, भाई नंबर ऑफ फंक्शंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्लास 11th के अंदर भी पढ़े हो और यहाँ पर भी वही फंक्शन है, कोई फंक्शन के फॉर्मूले में चेंज नहीं होगा। तो बता देते हैं कि नंबर ऑफ फंक्शन, नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी, ए से बी जाने के लिए नंबर ऑफ फंक्शन का फॉर्मूला है n की पावर m। अब n कौन है, m कौन है, सब बताएंगे। a से b का फंक्शन है तो a वाले जो सेट है उसको मान लो भैया क्या, m, और जो b सेट है उस जो भी एलिमेंट है उसको मान लो n। अच्छा, क्या इसको n नहीं मान सकते, क्या इसको m नहीं मान सकते, ऐसा भी डाउट आया होगा। तो देखो अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है, m पहले आता है और n बाद में आता है, बस यही ऑर्डर आपको जानना है। m पहले आता है, दैट मीन्स वो सेट a को मान लिया जाएगा और सेट b को n मान लिया जाएगा अल्फाबेटिकली ऑर्डर के अंदर, ठीक है। अब क्लियर कट आई होप समझा होगा, मतलब हमेशा सेट a को m मान लेना, सेट b को n मान लेना, अल्फाबेटिकली मानना, ठीक है। बहुतों में डाउट आया हो भैया इसको n मान ले, इसको m मान ले, नहीं, अल्फाबेटिकली मानो, जो पहले आता है उसको पहले मानो, ठीक है, क्लियर हो गई। तो ये आपका फॉर्मूला है। जो n होता है वो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट b होता है और m जो होता है वो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट a होता है, क्लियर है। अभी क्वेश्चन भी कराएंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन में, ठीक है। देखो अगर हम आपसे कहें टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन के अंदर सबसे पहला जो टाइप आता है वो आता है वन वन फंक्शन। ये कैसा फंक्शन है भाई? अभी अभी फंक्शन की डेफिनेशन जैसी पढ़ाई वही डेफिनेशन इस पर वन वन फंक्शन पर फॉलो करो, वो आपका वन वन फंक्शन कहलाएगा। मतलब कि सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है उसकी हर एक एक इमेज दो नहीं हो सकती, यहाँ पर दो नहीं हो सकती, ठीक है। फंक्शन के अंदर एक इमेज की, एक ऑब्जेक्ट की दो इमेज नहीं हो सकती, वैसे यहाँ पर भी वन वन फंक्शन में भी एक इमेज, एक ऑब्जेक्ट की एक ही इमेज होगी, ठीक है। मतलब सेट ए में जो भी एलिमेंट होगा उसकी एक यूनिक इमेज होगी सेट बी में, दैट मीन्स वो वन वन फंक्शन होगा, ठीक है। तो मान लो अगर इसको डिफाइन करना चाहते हैं तो डिफाइन कैसे करेंगे कि भैया एक दो कोई सेट है, लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट, या फिर फंक्शन कह सकते हैं भाई क्योंकि यहाँ फंक्शन की बात हो रही है। तो लेट एफ एक फंक्शन है जो कि ए से बी तक जाता है, ठीक है। ए और बी दो फंक्शन हुए और उसमें एवरी एलिमेंट ऑफ
एफ ए हैज ए यूनिक इमेज इन एफ बी। ठीक है, अब इसको एक एग्जाम्पल से अगर समझे तो एग्जाम्पल सेम जैसे अभी बनाया था मैंने, मान लो इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, यहाँ पर 1 2 3 4 ए बी सी डी, तो इसकी इमेज ये है, इसकी इमेज ये है, इसकी इमेज ये है, इसकी इमेज ये। तो ये आपका वन वन फंक्शन, मतलब हर एक ऑब्जेक्ट की एक ही इमेज, हर एक ऑब्जेक्ट की एक ही इमेज, दैट मीन्स वो वन वन फंक्शन। नाम में लिखा है वन वन, मतलब एक ऑब्जेक्ट एक इमेज, एक ऑब्जेक्ट एक इमेज, यही होता है वन वन फंक्शन। अच्छा, अब बात आती है प्रूफ करने की कि भैया प्रूफ कैसे होगा। प्रूफ की बात आती है कि वन वन फंक्शन कैसे प्रूफ किया जाता है। मान लो x1 और x2 दो कोई नंबर है या फंक्शन है जो कि बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर, जो कि बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर को, तो प्रूफ कैसे करेंगे। इसी को f ऑफ x1 मान लो और इसको f ऑफ x2 मान लो, दोनों को एक दूसरे के इक्वल कर दो, मतलब f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। जब ऐसा हो जाए दैट मीन्स x1 बराबर x2, ये आपका वन वन फंक्शन हो गया। यही है, ऐसे ही करना है प्रूफ, ये आपका वन वन फंक्शन हो गया। क्लियर है बात। अब वन वन फंक्शन का एक फॉर्मूला भी होता है, या कैसे नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कैसे निकालते हैं, जैसे अभी नंबर ऑफ फंक्शंस की वैल्यू आपको बताया था, उसी तरह नंबर ऑफ वन वन फंक्शन की भी करनी है। तो पहले तो भैया इतना नोट कर लिया जाए, इसके बाद ये प्रूफ भी देख लो, ऐसे ही प्रूफ करना है, अभी आगे जब क्वेश्चन कराएंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन भी करना है। अब बात करते हैं नंबर ऑफ वन वन फंक्शन की, तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, ठीक है, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन ए से बी तक, वही वापस से m और n को ही याद रखना, ठीक है, m और n को याद रखे रहना, भूलना मत, ठीक है। तो यहाँ पर दो कंडीशन बनती है, अगर m जो है वो लेस देन और इक्वल्स टू n है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो भैया, जो n है ग्रेटर देन या इक्वल्स टू m है, तो जो फंक्शन कैसे फाइंड करोगे, वो फाइंड करोगे npm। क्लास 11th के अंदर आपने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा, वही है भैया यहाँ पर npm, मतलब n, वहां पर npr पढ़ते थे, यहाँ पर mpn पढ़ो, तो जो m है उसको r मान लेना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप परमुटेशन पढ़ के आए हो, फॉर्मूला भी अप्लाई करना जानते हो, भी बता भी देंगे कि परमुटेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। नंबर n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस वन फैक्टोरियल, ठीक है, क्लियर है। तो ये होता है परमुटेशन का फॉर्मूला। अब अच्छा, एक और कंडीशन कि भैया जब n क्या होगा, लेस होगा, अभी तो लेस, हाँ लेस होगा, तो फिर फंक्शन की वैल्यू वन वन फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी। इस जरा बात को जरा नोट करिएगा, और ये कंडीशन है आपकी, ठीक है, इन्हीं कंडीशंस पर ही क्वेश्चन होंगे। n जो होगा वो ग्रेटर देन या इक्वल्स टू m होगा, दैट मींस आपको npm लगा देना है। जब n होगा कम होगा m से, तो फिर आपको 0 लगा देना है। इसको एक और भी चीज लिख सकते हैं भैया कि m जो है वो ग्रेटर देन n हो जाए तो भी 0 हो जाएगा, ठीक है, दोनों साइड से आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो इतनी बात जरा नोट कर ली जाए, उसके बाद हम लोग चलते हैं वन वन फंक्शन। ये आपका पहला टाइप था। अब मान लो कहीं कहीं पर x1 बराबर x2 नहीं होता है, ऐसा पॉसिबल हो जाए, ऐसा वो भी हो सकता है कि x1 डज नॉट इक्वल्स टू x2, तो फिर क्या होगा, उसकी बात हम लोग अगली टाइप में करने जा रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट टाइप है आपका मैनी वन फंक्शन, मतलब कि सेट ए में ऐसे दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट हो सकते हैं जिसकी सिर्फ सेट बी में एक ही इमेज बन रही होगी, समझे। अभी जैसा मैंने फादर सन और फादर वाला एग्जांपल लिया था, वो मैनी वन का ही एग्जांपल था, फंक्शन तो था ना भाई,
तो अब वो किस कैटेगरी में आ गया, वो मैनी वन वाले पे केस में आ गया। वन वन वाला केस जो सबसे पहले बनाए थे वो था, उसके बाद जब मैंने फादर और सन का जब एग्जाम्पल लेकर बताया तो अब वो मैनी वन वाला केस था। ठीक है, वहां पर x1 डज नॉट इक्वल्स टू x2 वाला केस भी चलता है। जब उसका प्रूफ मांगते हैं तो जब x1 डज नॉट इक्वल्स टू x2 हो जाए दैट मीन्स वो आपका मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। तो मेनी वन फंक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी दो फंक्शन होते हैं और वो फंक्शन a से b तक डिफाइंड रहता है। ठीक है, तो अगर इन सेट A की बात करें तो मोर देन टू एलिमेंट हैज ए सेम इमेज इन सेट बी। इसको जरा करिए इससे कंपेयर। मान लो ये सेट ए है, ये आपका सेट बी है, यहाँ पर 1 2 3 है, यहाँ पर ए और बी। ठीक है, तो 1 की इमेज भी ए है, 2 की इमेज भी ए है और 3 की इमेज बी है, तो ये आपका मेनी वन फंक्शन हो गया। मतलब एक दो ऐसे ऑब्जेक्ट, दो या दो से ज्यादा ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी सेम इमेज बन रही है वो आपके मेनी वन फंक्शन होते हैं। इसको हम एक और तरीके से समझाए थे अभी सन और फादर से भी, तो उससे भी आप समझ जाइएगा। ठीक है, क्लियर है। मेनी वन निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है, बस आपको प्रूफ भी करना होता है। जब प्रूफ कर लो, अगर x1 डज नॉट इक्वल्स टू x2 आ जाए दैट मीन्स वो मेनी वन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, इसको भी रेज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इतनी बात आई होप आप क्लियर हो गई होगी। तो जो फंक्शन 1 1 नहीं है वो मेनी वन है। ठीक है, उसके बाद हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट टाइप है आपका ऑन टू फंक्शन। अच्छा, एक बात मैं बताना भूल गया, वन वन फंक्शन को एक बार जरा ये भी लिख लीजिएगा कि वन वन फंक्शन को हम लोग इंजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, वन वन फंक्शन को हम लोग इंजेक्टिव कहते हैं और ऑन टू फंक्शन को सरजेक्टिव कहते हैं। इस बात को जरा नोट करिएगा, भी बहुत काम की चीज है, सवाल में काम आएगा। ठीक है, कि वन वन फंक्शन को इंजेक्टिव कहते हैं सेकंड नाम से, और ऑन टू फंक्शन को सेकंड नेम से सरजेक्टिव कहते हैं। इतनी बात नोट कर लीजिए। ठीक है, अब ऑन टू क्या होता है? ऑन टू ना ये भी काम आता है प्रूफ में ही। आपसे पूछा जाएगा कि भैया आप वन वन फंक्शन प्रूफ करो, आप ऑन टू फंक्शन प्रूफ करो, या फिर इंजेक्टिव प्रूफ करो, या सरजेक्टिव प्रूफ करो, ऐसे ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो अब ऑन टू फंक्शन प्रूफ करने से पहले आपको ऑन टू फंक्शन आना चाहिए। तो आपको पता होगा डोमेन क्या होता है। ठीक है, मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ा भी रखा है। रेंज क्या होता है, ठीक है, और कोडोमेन क्या होता है। तो यहाँ पर डोमेन की कोई बात नहीं होगी। ठीक है, ऑन टू फंक्शन के अंदर डोमेन का कोई रोल नहीं होता। यहाँ पर रेंज का रोल होता है और कोडोमेन का। कोडोमेन जो होता है ना, जैसे मान लो फंक्शन मैंने लिख दिया a से b तक डिफाइंड है, तो जो a होगा वो डोमेन होता है, b जो होता है वो कोडोमेन होता है। आपको मैंने बता रखा है जो सेट a होता है वो पूरा डोमेन होता है और सेट b जो होता है वो पूरा कोडोमेन होता है। तो a की तो हमको कोई बात ही नहीं करनी, हमको तो सिर्फ कोडोमेन चाहिए। तो जब कोडोमेन इक्वल हो जाए रेंज के, या रेंज हो जाए इक्वल कोडोमेन के, तो वो फंक्शन ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। तो मतलब आपको जब ऑन टू फंक्शन प्रूव करना होगा दैट मीन्स आपको रेंज फाइंड करना आना चाहिए। तो क्लास 11 के अंदर जब आप गिवन फंक्शन की जब रेंज और डोमेन निकालते थे तो क्या करते थे? गिवन फंक्शन को लेट वाई कर लेते थे, मतलब एक और वेरिएबल मान लेते थे, फिर उसके बिहाफ पे इक्वेशन को फॉर्म करते थे ना, वही काम यहाँ भी करना है। ठीक है, तो इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इस बात को लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हम आपसे बात करते हैं नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन की। यहाँ पर भी भैया दो केस बन जाएंगे, उन दोनों केस को बताएंगे। पहले आप इसको जरा नोट कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, तो अब नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन की बात करते हैं। जब n होता है 2, यहाँ पर भी दो केस बनेंगे भैया। जब n 2 होता है
n, जब a को क्या मानना है भैया, m मानना है, b को क्या मानना है, n मानना है, तो जब n 2 हो जाएगा और m 2 से बड़ा होगा या उसके बराबर होता है, तो फॉर्मूला क्या होता है उसको जरा नोट करिएगा। तो वो होता है 2m -2 भैया पावर में नहीं है, ये इसके यहाँ पर बेस में लिखा हुआ है, ठीक है, क्लियर है बात। अच्छा दूसरा केस क्या बनता है, n जब 3 हो जाता है और m क्या होता है ना 3 या 3 से बड़ा हो जाए, 3 या 3 से बड़ा हो जाए, तो यहाँ पर भी उसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। फिर उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला हो जाएगा 3 की पावर m -3 2 की पावर m -1। इसको नोट करिएगा, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है बट याद तो करना पड़ेगा, वही सवाल पूछा जाता है ना। तो 3 की पावर m -3 ब्रैकेट में 2 की पावर m -1 पावर में नहीं है, ध्यान से लिख लीजिएगा, ठीक है। बताओ इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं ऑन टू फंक्शन में। हम लोगों ने 3 टाइप पढ़ ली, अब कौन बचा, हाँ अब जो फंक्शन ऑन टू नहीं, मान लो कहीं कहीं पर रेंज डज नॉट इक्वल टू कोडोमेन हो गई, ऐसा भी हो सकता है भैया कि रेंज डज नॉट इक्वल टू कोडोमेन हो गई, तो फंक्शन आपका इनटू फंक्शन हो जाएगा। तो फंक्शन इनटू फंक्शन, जैसे वन वन फंक्शन नहीं होता तो मैनी वन फंक्शन हो जाता है, अगर ऑन टू फंक्शन नहीं होता है तो फिर वो इनटू फंक्शन हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला केस भी जरा लिख लीजिए, यहीं पर हमने चौथा केस भी आपको क्लियर करा दिया, ये आपका चौथा टाइप था, ठीक है। इनटू फंक्शन में बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता फाइंड करने का, ठीक है। जब रेंज डज नॉट इक्वल टू कोडोमेन हो जाए दैट मींस आपका फंक्शन इनटू प्रूफ हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। लास्ट टाइप की बात करते हैं जो वन वन और ऑन टू दोनों ही होता है, उसको कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन, उसको कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। जरा इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम उसको बताते हैं, ठीक है। ये आपका लास्ट टाइप है, बस इसके बाद हम लोग सीधा चलते हैं सवाल में। ठीक है, लास्ट टाइप है बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव को ऐसे भी लिख देते हैं वन वन ऑन टू, दोनों एक साथ लिखिए। अब वन वन को हम लोग क्या कहते थे, इंजेक्टिव कहते थे, और ऑन टू को क्या कहते थे, सर्जेक्टिव कहते थे। तो इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव की बात की जाएगी तो भी बाइजेक्टिव की बात की जाएगी, वन वन ऑन टू की बात की जाएगी तो भी बाइजेक्टिव की बात, अगर सिर्फ बाइजेक्टिव की बात की जाएगी मतलब कि वन वन की भी बात हो रही है, ऑन टू की भी बात हो रही है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो बाइजेक्टिव फंक्शन आई होप क्लियर हो गया होगा, उसको बताने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी फंक्शन आपका ए से बी तक डिफाइंड है और वो ऑन टू भी है, वन वन भी है, दैट मीन्स वो फंक्शन बाइजेक्टिव। फॉर्मूला बता देते हैं कि नंबर ऑफ बाइजेक्टिव का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं भैया। तो यहाँ पर भी दो केस हो जाएंगे, है ना, कि जब m बराबर n हो जाएगा, m इक्वल्स टू n हो जाए, दैट मीन्स वो आपका फैक्टोरियल m हो जाएगा, फैक्टोरियल m के इक्वल हो जाएगा। अगर m डज नॉट इक्वल्स टू n हो जाएगा तो आपका फंक्शन जीरो हो जाएगा, नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन जीरो हो जाएगा, ठीक है। इस बात को जरा नोट करिएगा, उसके बाद हम लोग सीधा चलते हैं क्वेश्चन पर। थ्योरी यहीं पर होती है समाप्त, बस इतना ही था थ्योरी में आज, ठीक है। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई हो। डोमेन और रेंज और को डोमेन का आई होप आपको एकदम क्लियर फंडा पता हो, ठीक है। डोमेन किसको कहते हैं, रेंज किसको कहते हैं, को डोमेन किसको कहते हैं, तो ये भी बात मैंने बता दिया। डोमेन किसको कहते हैं, सेट ए जो पूरा एलिमेंट होता है उसको डोमेन कहते हैं। सेट बी जो एलिमेंट होता है, जितने भी एलिमेंट होते हैं वो आपके को डोमेन होते हैं। रेंज क्या होती है ये बात अभी हम बताते हैं थोड़ी देर में, यहीं पर क्लियर कर देते हैं। चलो भैया, मान लो ए ये सेट है, बी ए भी सेट है, तो 1 2 3 4 है, या 5 6 7 8 है, ठीक। तो ये जो आपके 1 2 3 4 है ये आपके डोमेन हो गए, मतलब ये डोमेन ऑफ द फंक्शन हो गए, ये आपका पूरा कोडोमेन ऑफ द फंक्शन हो गया। रेंज की बात करते हैं, रेंज उस वही होगी जब इमेज कोई बना रहा होगा, ठीक है। 1 की इमेज 5 हो गई, 2 की इमेज 6 हो गई, 3 की इमेज भी 6 हो गई, और 4 की इमेज 7 हो गई। तो अब रेंज में कौन कौन आएगा, देखो अब अगर इसका एक रिलेशन बना दें तो 1 किससे कनेक्ट 5 से, 2 किससे कनेक्ट है 5 से, 3 किससे कनेक्ट है 6 से, और फिर उसके बाद 4 लास्ट में किससे कनेक्ट है 7 से।
बस इतना ही रिलेशन बन रहा है। तो जो आपके फर्स्ट वाले एलिमेंट है वो डोमेन हो जाएंगे और सेकंड वाले एलिमेंट आपके रेंज हो जाएंगे। तो जो बच रहा है ये को डोमेन अलोंग विद रेंज आ जाएगा, है ना। पूरा फंक्शन तो आपका कौन है, कोडोमेन है, लेकिन रेंज के साथ भी जब ले लेंगे तो वो भी कोडोमेन हो जाएगा। और रेंज कौन कौन है, 5 है, 6 है, 7 है, बस 8 नहीं है रेंज में। ठीक है, क्लियर हो गया। ओके चलो सवाल सुनते हैं ना। सीधा चलते हैं सवाल पे। और सवाल पूरी सीट भैया तैयार है एकदम बढ़िया से। ठीक है, दोनों ही तरफ भर भर के सवाल लेकर के आए हैं। सबसे पहले जो बेसिक सवाल, और अच्छा अभी जो सवाल हम कराने जा रहे हैं वो आपके एमसीक्यू सवाल हैं। ठीक है, मैंने ऑप्शन नहीं दिए हैं, बट बुक में भी ऑप्शन नहीं थे, जो भी बात है साहब, बुक में भी ऑप्शन नहीं थे, डायरेक्ट थ्योरी में सवाल था। लेकिन ये सवाल आपका थ्योरी में नहीं आता है, आपकी ये भी जितने भी सवाल हैं ये सब एमसीक्यू में आते हैं। ठीक है, सवाल सुनिए। पहला सवाल है, एक सेट ए है, ठीक है, उस सेट के अंदर 1 2 3 एलिमेंट है, और एक सेट बी है जिसके अंदर 2 और 5 एलिमेंट है। कह रहा है राइट नंबर ऑफ फंक्शंस ए टू बी। अब यहाँ पर मैं आपको एक और डाउट भी क्लियर करने वाला हूँ, अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। एक जरा बताइए हमको जरा इसका कितना आंसर आएगा। तो मैंने क्या कहा था, अल्फाबेटिकली आपको मान लेना है, इसको एम मान लेना है भैया, इसको एन मान लेना है, सभी केसेस में यही करना है। ठीक है, ओके। फंक्शन ए से बी तक डिफाइंड, ध्यान में रखना, फंक्शन ए से बी तक डिफाइंड है, बी से ए तक नहीं है, ए से बी तक। अब देखो, नंबर ऑफ फंक्शंस का फॉर्मूला की बात करें तो नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी क्या होता है, एन की पावर एम होता है, बस। तो कितने एलिमेंट है इसमें, 2 है, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, दैट मीन्स 8 आपका आंसर आ गया। लेकिन अब यहीं पर डाउट है भैया, अगर नंबर ऑफ फंक्शन बी टू ए कर देते क्या तब भी यही आंसर आता? मैं कहता नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है भाई। अगर फंक्शन ए से बी तक डिफाइंड है दैट मीन्स आपको ए से बी वाला फॉर्मूला लगाना है। अगर फंक्शन बी से ए तक डिफाइंड है तो अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा, अब ये एम बन जाएंगे और ये एन बन जाएंगे। ठीक है, यही क्लियर करना था, यही डाउट आता है लोगों में कि भैया ए से बी तक डिफाइंड है तो क्या होगा और बी से ए तक डिफाइंड है तो क्या होगा। क्लियर हो गया ना डाउट? अगर आया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो मैंने तो क्लियर ही कर दिया है। तो ए से बी तक की डिफाइंड के लिए मतलब अल्फाबेटिकली ऐसे मान लेना, और बी से ए तक अल्फाबेटिकली ऐसे मान लेना। तो अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला वही रहेगा, एन की पावर एम ही रहेगा भैया, एम की पावर एन नहीं हो जाएगा, एन की पावर एन हो जाएगा। बट आपका ये चेंज हो जाएगा, अब एन कितना है, 3 है, और एन कितना है, 2 है, तो 3 की पावर 2 आपका 9 आंसर आएगा। ठीक है, फिलहाल मेन को सवाल तो यही था कि ए से बी तक डिफाइंड, लेकिन आप ये भी मैंने क्लियर कर दिया भैया अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर आगे की प्रोसेस क्या होगी मैंने बता दिया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेट ए है जिसके अंदर ए बी और सी एलिमेंट है, ठीक है। एक बी सेट है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 नहीं 4 ही था, ठीक है। कह रहा है नंबर ऑफ फंक्शन बताओ भैया ए से बी तक नंबर ऑफ फंक्शंस को m मान लो, इसको n मान लो, ठीक। और अगर b से a दिया होता तो इसको n मान लेते, उसको m मान लेते। ओके, क्लियर हुआ कि नहीं भैया? चलो, तो नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम a टू b दैट विल बी n की पावर m। तो n कितना है आपका 4 है, और 4 की पावर 3 हो जाएगा, दैट विल बी 64। 4 into 4 will be 16 and 16 into 4 will be 64। तो 64 आपका आंसर आ गया। क्लियर हो गया भैया? अगला सवाल यहीं पर दे दिया जाए जरा, अगर सेट ए है आपका 2 एलिमेंट से भरा हुआ है,
और बी जो सेट है वो 3 एलिमेंट से भरा हुआ है। तो कह रहा है राइट नंबर ऑफ वन फंक्शन, नंबर ऑफ वन फंक्शन जरा बता दीजिए। इसके बाद मैं एक सवाल ना रेंज पे करवाता हूँ, ठीक है, अगर भूल गया होगा तो रिवाइज हो जाएगा क्लास 11 का टॉपिक। चलो, तो नंबर ऑफ वन फंक्शन का फॉर्मूला पहले याद करो। दो कंडीशनें बताई थी मैंने। एक मैंने बताया था एन पी एम वाला, जब क्या होगा, एन होगा ग्रेटर देन एम और इक्वल्स टू, ये तो बताया था। अगर एम होगा तो ऐसे हो, अगर ऐसे लिखा हो तो ऐसे, ठीक है। तो क्या होता है एन पी एम, यहाँ पर भी वही केस है। देखिए एन जो है वो ग्रेटर देन है, इसको एम मानो और इसको एन मानो, क्योंकि जो फंक्शन है वो ए से बी तक डिफाइंड है। तो इसको एन मान लेते हैं, इसको एम मान लेते हैं और ये वाली कंडीशन लगाते हैं। तो एन पी एम मतलब आपको परमुटेशन लगाना पड़ेगा। तो एन मतलब कितना है भैया 3 और पी 2, तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल माइनस फैक्टोरियल के अंदर 2 ना, ठीक है। तो जरा बताइए कितना आएगा आंसर। 3 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा, और नीचे 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल मतलब 1 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, तो कोई मतलब नहीं है। तो 3 2 जा 6 आ गया भैया, क्या भैया क्या बन गया 6 विल बी योर आंसर, ठीक है। नंबर ऑफ वन फंक्शन आपका 6 आ गया, ठीक है। अगर परमुटेशन का फॉर्मूला आपको याद होता है तो ठीक है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ये होता है npr, ठीक है। यही फॉर्मूला मैंने वहां लगाया है, ओके। इसके बाद जो सवाल है वो कहाँ गया भैया, हाँ, इसके बाद है ऑन टू पर सवाल। अगर ए बी सी सेट ए में है और बी सेट के अंदर पी और क्यू है, ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन क्या है भैया, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। कंडीशन को याद करिए और फॉर्मूला अप्लाई करिए जल्दी से। एन कितना है, एन है आपका 2, इसको एम मानो, इसको एन मानो। फंक्शन आपका ए से बी तक डिफाइंड है। इसको बिना देखे ये बात बोल दीजिएगा कि भैया इसको एम मानो उसको एम मानो, आपको ये चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन बी से ए डिफाइंड है या ए से बी डिफाइंड है, ठीक है। तो ऑन टू फंक्शन का फॉर्मूला बताओ पहले। एन देखो कितना है 2 है, तो एन जब 2 होता है तो 2 m माइनस 2, ये आपका फॉर्मूला होता है। देखिए जरा नोट्स में यही फॉर्मूला है ना, जब n 2 होता है और m क्या होता है 2 या 2 से ज्यादा होता है, फॉर्मूला यही होता है भैया, ठीक है। तो बस अप्लाई करिए। 2 m कितना है मतलब 3 माइनस 2, 2 की पावर 3 8, 8 माइनस 2 आपका 6 हो जाएगा, यही आपका आंसर है, ठीक है। समझ गए, आई होप आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। और अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर, ठीक है। अभी तो प्रूफ वाले सवाल पे आए नहीं है भैया, तो ये सब एमसीक्यू सवाल, ताकि आपको रिवाइज हो जाए कि क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। ओके, तो जो नेक्स्ट सवाल है, कहाँ गया सवाल ही खो जाता है, हाँ, ओके 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 मिल गया। तो भाई कह रहा है कि ठीक है, जो भी कह रहे हो सही कह रहे हो भैया। ए एक सेट है जिसके अंदर 1 2 3 4 एलिमेंट है, बी भी एक सेट है जिसके अंदर ए बी सी एलिमेंट है, ओके। इतनी बात क्लियर है। आपसे कह रहा है नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन, जरा बता दीजिए। नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ये दिया हुआ है ना, मिनट चेक कर लो भैया, वन, हाँ ठीक, एकदम करेक्ट सवाल है। नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन, सबसे पहले आपको कंडीशन याद करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको कंडीशन को याद करना है। m बराबर n होगा, दैट विल बी m फैक्टोरियल। अगर m बराबर n नहीं है तो जीरो आंसर आ जाएगा। यहाँ पर भी इसको m मान लो, इसको n मान लो। यहाँ पर मुझे ऐसा कुछ गलत कंडीशन लग रहा है, तो आपका आंसर 0/सन्नाटा आ जाएगा, ठीक है। ओके, बढ़िया से बना दीजिएगा ऐसे करके, 0 आंसर लिख दीजिएगा और आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
मतलब वहाँ पर तो टिक करना होगा कि भाई ये एमसीक्यू में आता है, थ्योरी में तो आपको देखने को ही मिलेगा, सच बता रहा हूँ, एमसीक्यू में ही आएगा। अच्छा, इसी पर सेकंड एक और सवाल, ठीक है। कह रहा है 1 2 3 है और एक बी जो सेट है उसके अंदर है ए बी सी, ठीक है। यहाँ पर तो हमको दिख रहा है भैया m बराबर n, ठीक, ऐसा कुछ दिख रहा है। तो फॉर्मूला होता है m फैक्टोरियल, m कितना है 3, तो 3 फैक्टोरियल कितना होता है 6, 6 आंसर आ गया, 6 आंसर आ गया भैया, चुटकियों में आंसर, बढ़िया हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट सवाल जो है वो मेरी तरफ से आपको तोहफे में, फंक्शन है आपका भैया 1/2 माइनस कॉस एक्स की भैया रेंज फाइंड करिए, फाइंड रेंज। मुझे अचानक से सवाल याद आ गया भैया, सच में, ये मैंने अपनी सीट में नहीं लिखा था, ये मुझे याद आ गया। तो जरा इसकी जरा रेंज बताइए। आपको क्लास 11th का 2 चैप्टर एकदम बढ़िया से रिवाइज हो जाएगा अगर ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो। पहला रिलेशन फंक्शन, दूसरा लीनियर इनइक्वालिटी, दोनों चैप्टर क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको भूल गया हो या दिमाग से उतर गया हो तो दोनों चैप्टर रिवाइज हो जाएंगे। जल्दी से सवाल को सॉल्व करिए और वीडियो को पॉज करके सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो हम हमारे सोल्यूशन के बाद मैच करिएगा। तो आई होप आपने इसका सोल्यूशन कर लिया है, ठीक है। अब मेरे से देखिए जरा, आप याद करिए cos x की रेंज क्या होती थी, -1 से +1 होती थी, ये इसकी रेंज है, ठीक। अब मुझे इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना है। अब माइनस से जब मल्टीप्लाई करते थे या डिवाइड करते थे, लीनियर इक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता था, याद करो लीनियर इक्वालिटी, ठीक है। तो यहाँ पर जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, लीनियर इक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पर माइनस cos x हो जाएगा, यहाँ पर -1 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद अब 2 इसमें ऐड करना है, मतलब कि 1 + 2 कर देंगे, यहाँ पर -1 + 2, ऐसा कुछ हो गया, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आपका 3 हो गया है, 2 - cos x हो गया है, और यहाँ पर आपका 1। इतनी बात क्लियर है। अब अच्छा, हमको तो भैया 1 अपॉन में चाहिए, मतलब इसका रेसिप्रोकल चाहिए। तो रेसिप्रोकल करने के लिए क्या करना पड़ता है, इस वापस से जब हम किसी भी फंक्शन का रेसिप्रोकल करते हैं तो फिर से लीनियर इनइक्वालिटी का चेंज साइन होता है, वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1/3 हो जाएगा, सिंबल चेंज, 1/2 माइनस cos x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 1/1 मतलब 1 ही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये फंक्शन बन गया। अब ये कुछ ऐसा बन गया भैया, देखो मैच करिए। अब इसकी रेंज, मतलब रेंज क्या होगी, व्हाट विल बी द रेंज, तो इसकी जो रेंज है वो होगी 1/3 से 1 तक, क्लोज्ड ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर इक्वल्स टू के साथ साइन लगा है, इस वजह से क्लोज ब्रैकेट लगा, ठीक है। तो आई होप आप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इससे 2 चैप्टर आपके रिवाइज हो गए, 2 चैप्टर कितने, 1 मिनट लगा होगा बस उसे आदमी ना। ओके, तो ये ऐसे ही टेस्टिंग के लिए सवाल था, लेकिन आपकी सिलेबस में है भैया, क्लास 12 के सिलेबस में भी है ये सवाल, ठीक है। और ये एग्जाम्पलर का सवाल है, आप कहें अपने मन से बना दिए भैया, अपने मन से नहीं बनाए, ये बुक में है सवाल, ठीक है। वो मैंने पढ़ा था तो मुझे याद आ गया अचानक। चलो भैया, अब इसके बाद एक और लास्ट सवाल कर लेते हैं, शायद कुछ ऐसा भी सवाल आपके सामने एग्जाम में आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो। तो सवाल है, सवाल कहाँ गया भाई, ये कह रहा है फाइंड दी नंबर ऑफ ऑल 1 1 फंक्शन, ध्यान से दिखेगा सवाल, फ्रॉम सेट 1 2 3 4 टू इटसेल्फ। सवाल हो गया बेटा कंफ्यूज, आपको कंफ्यूज करेगा ये, सिर्फ एक ही सेट है और आपको कह रहा है 1 1 फंक्शन बताओ, कैसे पॉसिबल है बताओ। एक सेट से आप 1 1 फंक्शन फाइंड ही नहीं कर सकते, फॉर्मूला ही नहीं एग्जिस्ट करता है भाई। जब फॉर्मूला ही नहीं एग्जिस्ट करता तो फाइंड कैसे करोगे। तो अगर आपने पढ़ने में चूक कर दिया तो भाई सब क्वेश्चन आप शायद चूक जाए। बेटा यहाँ लिखा है टू इटसेल्फ,
भाइयों और बहनों, यहाँ पढ़िए जरा इसको। यहाँ पर टू इटसेल्फ लिखा है। टू इटसेल्फ का मतलब है कि भैया जो आपका सेट है उसी का जैसा एक और सेम सेट है, ऐसा एज्यूम करना, इमेजिन करना है। तो मान लो भैया एक सेट ए 1 2 3 4 है और बी भी एक सेट है जिसके अंदर 1 2 3 4 है। ये ऐसा कह रहा है भैया, ये ऐसा ही कह रहा है। कह रहा है एक सेट है जिसका इटसेल्फ है, मतलब उसका खुद से खुद रिलेशन है, फंक्शन बना रहा है, ए से बी तक डिफाइंड है, ठीक है। और नंबर ऑफ ऑल वन वन फंक्शन बताइए। तो ऐसा कोई सवाल मिल जाए तो जरा घबराइएगा नहीं, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिएगा, ठीक है। अब बता दो फॉर्मूला। m इक्वल्स टू n है, और किस में आता था जरा हमको बताइए, वो NPR में आता था। तो बस सेम है, कितना है भैया 4p4 है ना। 4p4 कितना होता है 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 4 फैक्टोरियल, नीचे 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। आपने यही सोचा होगा 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 0 नहीं होती, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, समझ गए। नहीं तो शायद ऑप्शन में आपको 0 भी दिया होगा, मुझे अच्छे से पता है। ऑप्शन जैसे मान लो ए ऑप्शन ये है, बी ये, सी जी और डी। ए ऑप्शन मान लो आपको दिया हो कितना 24 दे दिया, बी ऑप्शन 0 दे दिया हो, सी ऑप्शन नॉट डिफाइन दे दिया हो, ठीक है, और ये दिया हो नन ऑफ दीज। तो हमको पता है, मुझे पता है आप लोग क्या गलती करो। आप में से बहुत कम लोग होंगे, मैं मान लेता हूँ 5%, बस उससे ज़्यादा नहीं। मतलब तो 5% ऐसे लोग होंगे जो इस ऑप्शन को टिक करेंगे। मैं गारंटी दे रहा हूँ आधे से ज़्यादा बच्चे, अगर उनको नॉट डिफाइन वाला केस पता हो भैया जब डिनोमिनेटर में 0 होता है तो फंक्शन क्या हो जाता है नॉट डिफाइन हो जाता है, तो मैं इसको 50% नहीं 60% इसको मान लेता हूँ। 60% बच्चा इसको टिक करेगा, और जो बाकी बचा परसेंट है 60 5 65 और बचे 35% बच्चे जो होंगे वो 0 टिक करेंगे, हमको अच्छे से पता है। तो जरा सही वाला आंसर कितने लोग टिक किए 5%। और जो जब इन्होंने फैक्टोरियल 0 देख लिया तो उनको ये नहीं पता फैक्टोरियल 0 वैल्यू 1 होती है, ये नहीं पता। तो वो क्या करेंगे, अब 0 आ गया नीचे, 0 आ गया तो मतलब फंक्शन नॉट डिफाइन हो गया। फंक्शन नॉट डिफाइन तो 60% लोग नॉट डिफाइन को टिक करेंगे, और 35% लोग जिनको नहीं पता हो भैया जी डिनोमिनेटर में 0 आता है तो अरे 0 ही होता होगा, ठीक है, तो 0 35% लोग, ऐसा होता है भैया, समझ गए। तो कंफ्यूज नहीं होना है, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है तो 1 आपको टिक करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 24 विल बी योर करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो ये जरा 5% वाली कैटेगरी को थोड़ा सा बढ़ा करके 100% तक लेके जाइए, समझ गए। ओके, तो अब भैया इसके बाद यहाँ पर ये जितने MCQ सवाल थे मैंने करा दिए, ठीक है। अब चलते हैं प्रूफ वाले सवाल पे, जो आपको शायद 1 1 प्रूफ करने को दे दे, ऑन टू प्रूफ करने को दे दे, या फिर बाइजेक्टिव प्रूफ करने को दे दे। 10 सवाल जल्दी जल्दी से चलते हैं, उनको भी करते हैं कि ऐसे भी सवाल में लेकर के आए। सबसे पहला सवाल है सो दैट द फंक्शन, फंक्शन जो है वो नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर तक डिफाइंड है, और fx इक्वल्स टू 2x है। कह रहा है कि भैया अच्छा क्वेश्चन को पहले लिख देते हैं। कह रहा है सो दैट द फंक्शन, सो दैट द फंक्शन n to n तक डिफाइंड है। मतलब n to n मतलब नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर आपकी डोमेन भी है, नेचुरल नंबर को डोमेन भी है, ये कहता है, ये कहता है भैया। कह रहा है डिफाइंड भी है, ठीक ठीक है, डिफाइंड है। आपको fx दे रखा है 2x, कह रहा है 1 1 प्रूफ करो बट नॉट ऑन टू, ऑन टू प्रूफ करने को नहीं बोल रहा है, ठीक है। तो 1 1 प्रूफ करने का आप जानते हो क्या मानना है, गिवन फंक्शन को x1 बराबर x2 मान लो, तो fx1 बराबर fx2 ऐसे करके मान लेना है, और ये बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर को, ठीक है। यहाँ तो 2 है तो इसको मान लेंगे 2x1 इक्वल्स टू 2x2, ये भी बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर को, ठीक है। क्लियर है बात। अब क्या होगा ना, इसको करो ओपन तो यहाँ से 2 से 2 तो कट जाएगा,
बचेगा fx1 बराबर fx2। तो यहां से x1 बराबर x2 हो गया, दैट मीन्स गिवन फंक्शन आपका 1 1 हो गया। ये फंक्शन मैंने 1 1 प्रूव कर दिया, ठीक है। और ये बिलोंग भी करता है किससे, नेचुरल नंबर से। अब बात आती है नॉट ऑन टू ना प्रूव करने की, तो नहीं प्रूव करना है, दैट मीन्स रेंज डज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। जो रेंज होगी वो कोडोमेन के इक्वल नहीं होगी, तभी तो ऑन टू नहीं बोल रहा है प्रूव करने को। जरा देखते हैं, अगर नेचुरल नंबर तक डिफाइन तो एक सेट मान लेते हैं 1 2 अप टू डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ठीक है। एक सेट बी मान लेते हैं, इसको भी 1 से 2 से 3 से अप टू डॉट 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 इनफाइनाइट। ऐसे ही तो कुछ है भाई, उसने कोई लिमिट थोड़ी दे दी है, उसने सीधा बोला नेचुरल नंबर, तो मैं नेचुरल नंबर लो फिर। अब कह रहा है क्या रेंज इसके बराबर है कोडोमेन की, तो जरा हमको बताइए। मैं x की प्लेस पर 1 रखेगा तो मुझे 2 मिल जाएगा, ठीक है। और जब 2x की प्लेस पर रखेंगे तो 4 मिल जाएगा। मतलब ये जो बीच के छूट रहा है, 1 छूट जा रहा है, 3 छूट जा रहा है, मतलब 2 के मल्टीपल्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, ऑड नंबर छूटते चले जाएंगे। तो हमको तो सारे नंबर चाहिए, हमको तो रेंज इक्वल टू कोडोमेन चाहिए। तो जब 1 ही छूट गया तो 1 क्या है, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू, नहीं 1 जो है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को, नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, बट वो रेंज में नहीं आ रहा है। रेंज डज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, दैट मीन्स आपका जो ऑन टू फंक्शन है वो प्रूफ ही नहीं हो पाएगा। समझे बात को, समझो फिर से। मैंने 1 1 प्रूफ कर दिया, ठीक है। जब मैंने कहा गया भाई फंक्शन ये 2x आपका फंक्शन है, अब जब इसमें x की प्लेस पर आप 1 रखते हो तो वैल्यू क्या मिलती है, 2 मिलती है, ठीक है, बना दिए। जब आप x की प्लेस पर 2 रखोगे तो आपको वैल्यू 4 मिल जाएगी, यहाँ 4 लिख दो यार, ठीक है, 4 मिल गई। आपने x की प्लेस पर 3 रख दिया, x की प्लेस पर 3 रखा तो आपको 6 मिल गया। मतलब ऑड मल्टीपल्स छूट जा रहे हैं, ऑड नंबर तो छूट जा रहे हैं। तो हमको तो भाई सब लेना है, हमको ऑड भी लेना है, इवन भी लेना, सारे मतलब रेंज बराबर कोडोमेन करना है, सिंपली ये कहना चाहता हूँ मैं। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा, हमारा पहले ही एलिमेंट छूट जा रहा है 1, तो इसी वजह से रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल नहीं है। दैट मीन्स आपका फंक्शन भी ऑन टू नहीं है। तो ये प्रूफ हो गया बात कि भैया फंक्शन f इज नॉट ऑन टू। और विद रीजन भाई देना है कि भैया रीजन क्या है, क्या रीजन हो सकता है। तो 1 क्या है, नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, बट वो रेंज को नहीं बिलोंग कर रहा है, ठीक है। रेंज डज नॉट इक्वल टू 1, रेंज ही नहीं 1 के बराबर है, कोडोमेन तो है। तो अब जब रेंज डज नॉट इक्वल टू कोडोमेन हो गई, दैट मीन फंक्शन ऑन टू हो गया। क्लियर है, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम सेम है, बस इतनी बात कह रहा है कि जो नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है वो रियल नंबर से रियल नंबर, ठीक है, वो रियल नंबर से रियल नंबर तक है, फंक्शन सेम है, 2x ही रहेगा। क्लियर है। तो अब देखो बात वही करनी है, 1 1 प्रूफ करने के लिए हमको कि x1 बराबर x2 प्रूफ करना है। और ये बिलोंग करता है किसको, रियल नंबर को। रियल नंबर मतलब आपको अब रेशनल, इरेशनल, प्लस माइनस सारे नंबर लेने, ठीक है। क्लियर है बात। तो अब प्रूफ करते हैं कि fx1 इक्वल्स टू fx2, दैट मीन्स यहां पर भी वही काम करना है आपको कि f2x1 इक्वल्स टू f ऑफ 2x2, ठीक। ओके, तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे 1 1 की। हमने एक बात बताई कि गिवन फंक्शन को आप x1 और x2 मान लो, ठीक। तो अभी जैसे माने भी थे f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, ठीक। अब क्या करेंगे, f ऑफ 2x1 इक्वल टू f ऑफ 2x2। तो यहाँ से 2 और 2 का कट जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, x1 बराबर x2, ठीक। दैट मीन्स यहाँ पर 1 1 प्रूफ हो गया, 1 1 प्रूफ हो गया, ठीक है। मतलब कि गिवन फंक्शन आपका 1 1 है और ये रियल नंबर पे है, क्योंकि ये रियल नंबर की बात कर रहा है। अब बात करते हैं ऑन टू प्रूफ करने की। अच्छा, इसने बोला था क्या कि ऑन टू प्रूफ करना है या नहीं, एक मिनट, हाँ दोनों ही चीज प्रूफ करना है, ठीक है। 1 1 भी प्रूफ करना है और ऑन टू भी प्रूफ करना है। देखो ऑन टू प्रूफ करने के लिए दैट मीन्स हमको रेंज निकालनी पड़ेगी। कोडोमेन तो हमको दिया हुआ सारे रियल नंबर पर। अगर मैं x की प्लेस पर देखो क्या रख दी जाए,
जैसे सपोज करो ये आपका था सारे रियल नंबर पे, मतलब नेगेटिव इन्फिनाइट से पॉजिटिव इन्फिनाइट तक आप कोई भी नंबर रख के देख लो, कोई भी। वैसे ऐसा नहीं आ रहा, रुक जाओ बता रहे हैं। आपको गिवन फंक्शन को लेट वाई करना है फॉर ऑन टू के लिए। इसके लिए फॉर ऑन टू के लिए मैं इसको एग्जांपल भी प्रूफ करा सकता हूँ, अभी करा भी दूंगा, टेंशन मत लो। पहले तो गिवन फंक्शन को y मान लो, फिर उसको y के टर्म में बदलो। देखो y बाई 2 हो जाएगा इक्वल टू x, y बाई 2 हो जाएगा इक्वल्स टू x। y कुछ भी रखो, y तो सारे रियल नंबर पर डिफाइंड है, मतलब y बिलोंग्स टू माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट, और वही आपकी कोडोमेन है, वही आपकी कोडोमेन है। दैट मीन्स आपकी जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल आ गई, कोडोमेन के इक्वल आ गई। आप y को कुछ भी रखो। अब देखो इसी यही जो fx है, ये 2x था, अब इसको इसकी प्लेस पर रखते हैं। देखो तो f ऑफ y बाई 2 इज इक्वल टू 2 बाई, आप y मिल जाएगा देखना, y इंटू वाई बाई 2, तो 2 से 2 कट गया, दैट मीन्स y आ गया। y मतलब आपको जो मैंने लेट किया था वही वापस मिल गया, दैट मीन्स रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन हो गया, और फंक्शन जो है वो ऑन टू प्रूफ हो चुका है। दैट मीन्स f इज ऑन टू फंक्शन। ठीक है, क्लियर हो गया। तो दो क्वेश्चन थे, दोनों अलग अलग थे, वो नेचुरल नंबर पर डिमांड था, ये रियल नंबर पर। नेचुरल नंबर वाला तो ऑन टू प्रूफ नहीं हुआ, बट रियल नंबर वाला इनटू इनटू कह रहा है 1 1 और ऑन टू दोनों प्रूफ हो गया। ठीक, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा सवाल है। देखो भाई, प्रूव दैट द गिवन फंक्शन मतलब f जो है वो n से n तक डिफाइंड, मतलब नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर तक डिफाइंड है बाई बाई fx इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। इस बार फंक्शन को देखिए, क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिया हुआ है जिसकी डिग्री हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2 है, पॉलिनोमियल के अंदर पढ़े हो। ठीक है, तो कुछ नहीं कर रहा है, आपको बस गिवन फंक्शन को x1 x2 के फॉर्म में मान लेना है। ठीक है, x1 एंड x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसके बाद लिखना है, क्या लिखना है, x1 स्क्वायर प्लस x1 प्लस 1 इक्वल्स टू x2 स्क्वायर प्लस x1 प्लस x2 प्लस 1। ठीक, इतनी बात क्लियर है। x1 इक्वल्स टू x2 स्क्वायर, 1 से 1 तो कट गया। ठीक है, ये स्क्वायर वाला टर्म भी कट गया, बच रहा है क्या, x1 बराबर x2, दैट मीन्स ये 1 1 तो प्रूफ हो गया, 1 1 तो प्रूफ हो गया। कह रहा है ऑन टू नहीं प्रूफ करना है। अब नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइंड है, दैट मीन्स आप x की प्लेस पर फिर वही काम करना पड़ेगा, आपको सेट बनाना पड़ेगा। देखो 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। आप x की प्लेस पर 1 को देखो, 1 को डालते हैं, 1 प्लस 1 प्लस 1, दैट मीन्स क्या मिल गया, 3 मिल गया। जब 1 को रखे तो क्या मिल गया, 3 मिल गया। अब यहीं पर दो नंबर ही छूट गए, 1 और 2 दोनों ही बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर को, बट वो रेंज में नहीं आ रहा है। दैट मीन्स 1 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बट रेंज जो है वो बिलोंग ही नहीं कर रही है किससे, 1 और 2 से। दैट मीन्स जो रेंज है वो डज नॉट इक्वल टू कोडोमेन हो गई। तो आपका जो फंक्शन है वो ऑन टू नहीं है। यही प्रूफ करना था, बस आपको रीजन लिख देना है भैया एफ ऑन टू क्यों नहीं है। एग्जाम्पल से प्रूव करना चाहो एग्जाम्पल से प्रूव कर सकते हो भैया, जैसे मैंने एग्जाम्पल से प्रूव कर दिया। ठीक है, कि आप x के प्लेस पे अगर 1 डाल दे तो 1 डालने पर हमको 3 मिल रहा है, तो 1 और 2 तो छूट जा रहा है, हमको तो पूरा कोड में चाहिए।
तो जब रेंज बराबर कोडोमेन ही नहीं है दैट मीन्स वो फंक्शन ऑन टू नहीं हो सकता। क्लियर हो गया। आप 2 डाल के देखिए, 2 डालेंगे तो 4 + 2 + 1 हो जाएगा, 4 to 6 + 7 मतलब 4 कितना 2 को डालने पर हमको क्या मिल रहा है 7 मिला, 7 यहीं कहीं आसपास होगा। तो मतलब 1 2 छूट गया, फिर 4 भी छूट रहा है, 5 भी छूट गया, 6 भी छूट गया, अब 7 मिल गया। दैट मीन्स बीच के बहुत से नंबर है वो जो छूट जा रहा है। ठीक है, तो इस वजह से ये डिफाइंड नहीं है। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक, ऐसे ही सवाल आएंगे। अब इसके बाद जो सवाल है वो है क्यूब के फॉर्म में, है ना। इसको भी मैं एग्जांपल से प्रूव करवाऊंगा क्योंकि नेचुरल नंबर वाले जो होते हैं ना इसको एग्जांपल से प्रूव कराओ तो इजी हो जाता है। क्वेश्चन कह रहा है जो फंक्शन है वो आपका इस बार चेंज हो जाएगा, वो कह रहा है x³ है और नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर तक डिफाइंड है। कह रहा है फंक्शन को 1 1 मतलब इंजेक्टिव और ऑन टू का मतलब सरजेक्टिव। बात यही लिखी हुई है, बस वहाँ पर 1 1 के प्लेस पर इंजेक्टिव लिखा और ऑन टू के प्लेस पर सरजेक्टिव लिखा है। इतनी बात तो यहाँ पर लिखी है, मतलब 1 1 प्रूफ करना है, 1 2 प्रूफ नहीं करना है। फंक्शन आपका x³ है, तो मैं इसको अगर मान लूँ 1 1 के लिए तो एक ही काम करना है, x1 और x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, दैट मीन्स f of x1 क्यूब इज इक्वल टू f of x2 क्यूब। ठीक है, क्लियर है। अब क्या करना है, बस x1 क्यूब माइनस इक्वल्स टू x2 क्यूब ऐसे हो जाएगा। अब इसको लेफ्ट साइड ले आओ तो लग जाएगा a³ माइनस b³ क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है, तो a माइनस बी इन ब्रैकेट a² प्लस b² माइनस ab, ये फॉर्मूला होता है ना। अब इसकी प्लेस पे रखो x1 माइनस x2 एक ब्रैकेट में और x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस x1 x2 इक्वल्स टू 0। इसको ले जाओ राइट साइड, x1 माइनस x2 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, x1 इक्वल्स टू x2। ये हो गया भैया 1 1, जो फंक्शन है वो 1 1 प्रूफ हो गया। बट कह रहा है 1 2 प्रूफ नहीं करना है, और 2 प्रूफ नहीं करना है। मैं एक एग्जांपल से प्रूफ करा देता हूं। देखो अगर आप 1 रखते हो तो 1 का क्यूब 1 है, 2 का क्यूब 8 है, तो बीच के नंबर ही छूट गए, बीच के नंबर जो है वो तो छूट गए। तो अब क्या भैया जो रेंज है वो डज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन, दैट मीन्स आपका जो फंक्शन है वो ऑन टू नहीं है, बस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस बार जो फंक्शन है वो रियल टू रियल है। ठीक, रियल नंबर से रियल नंबर तक डिफाइंड है। फंक्शन है आपका 2x³ माइनस 7। ठीक है, और फंक्शन कह रहा है बाइजेक्टिव प्रूफ करो। प्रूफ बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव मतलब आपको 1 1 और ऑन टू दोनों ही प्रूफ करना है। सबसे पहले 1 1 को देखो, तो आपको क्या करना है, x1, x2 दैट बिलोंग्स टू रियल नंबर। इतनी बात लिखने के बाद आपको गिवन फंक्शन को मान लेना है क्या, और x2 को। ठीक है, इक्वल कर देना है, fx1 इक्वल्स टू fx2, तो 2x1 क्यूब माइनस 7 इज इक्वल टू 2x2 क्यूब माइनस 7। माइनस 7 कट गया, बच क्या रहा है, 2 से 2 भी कट गया, वही वापस से आ गया x1 माइनस x2, फिर वही बन गया 0। तो x1 माइनस x2 एक ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में लिखो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस x1 x2 इक्वल टू 0। इसको जब राइट साइड भेजोगे तो x1 बराबर x2 हो जाएगा। दैट मीन्स ये 1 1 तो प्रूफ हो गया। ये देख लो। अब बात आती है ऑन टू प्रूफ करने की। ऑन टू कैसे प्रूफ होगा, तो आपको गिवन फंक्शन को y मान लेना है, मतलब fx इक्वल्स टू लेट कर लो y फॉर ऑन टू। जब आप लेट कर लोगे तो 2x³ माइनस 7 दैट विल बी इक्वल्स टू y, तो इसको y के टर्म में चेंज करो,
वाई के टर्म में चेंज करो, देखो क्या होगा, एक्स क्यूब इक्वल्स टू वाई प्लस 7/2। और जब पावर ट्रांसफर होती है ना तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। जब पावर ट्रांसफर होती है तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, दैट मीन्स पावर इस बार 1/3 हो जाएगी। ठीक है, क्लास 11 का सीक्वेंस एंड सीरीज में ये टॉपिक पढ़ाया जाता है भैया, पावर का ट्रांसफर या एक्सपोनेंशियल पावर वाले में चैप्टर में भी पढ़ाया जाता है कि भैया पावर का ट्रांसफर करते हैं लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट तो रेसिप्रोकल हो जाती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर, मैं इसको रेस कर रहा हूँ। अब देखो आसानी से समझ में आएगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो। अब क्या करना है, x इक्वल्स टू दिस आ गया, अब मैं इसी x की वैल्यू इसी fx में पुट कर दूंगा। आपका fx क्या था, 2x क्यूब माइनस 7 था कि नहीं। अब इसी x के प्लेस में मैं इसको पुट कर दूंगा, तो मतलब कि f ऑफ क्या पुट कर रहा है, y प्लस 7/2 होल क्यूब पुट करना है। ठीक है, तो 2 की x की प्लेस पर y प्लस 7/2 की होल पावर 3 है, और इसकी भी होल पावर कितनी है, 3 है, -7। क्लियर हो गया, तो 2 से 2 तो खत्म, क्लियर। अब इस 3 को ऊपर ले जाएंगे तो y प्लस इस 3 को इस 3 से भी काट देगा, तो बचेगा y प्लस और ये माइनस है, तो माइनस प्लस कैंसिल हो गया, आपका फाइनली क्या बच रहा है y। दैट मीन्स जो हमने लेट किया था डोमेन जो है वो सॉरी को डोमेन जो है वो रेंज के इक्वल हो गई, रेंज इज इक्वल टू को डोमेन। दैट मीन्स आपका गिवन फंक्शन ऑन टू है, f इज ऑन टू। ठीक, क्लियर। बस अब लास्ट क्वेश्चन है इसके बाद, ओके। हम तैयारी कर रहे हैं, हम तक को लगा हमका फल पे पड़ा दूंगा ठीक है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसको जल्दी से कर लेते हैं फटाफट से। देखो इस बार जो रेंज है वो आपको गिवन है दोनों सेट, ठीक है, और फंक्शन भी आपको गिवन है। तो 1 1 प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x1 x2 को बिलोंग करता है किससे, एक रियल से रियल पे। ठीक है, तो ये बिलोंग करेगा रियल नंबर। तो f ऑफ x1 इक्वल्स टू x1 माइनस 1 अपॉन x1 माइनस 1। ठीक, प्रूफ करते हैं, दोनों को इक्वल कर देते हैं, x1 माइनस 2 इक्वल्स टू x2 माइनस। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x1 x2, ओके। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 x2 आ जाएगा, और फिर इसमें आ जाएगा -x1 प्लस टू कैंसिल। ठीक, x1 x2 भी कैंसिल, 2 से 2 भी कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, बच गया x1 बराबर x2। दैट मीन्स आपका 1 1 प्रूफ हो गया। ठीक, 1 1 प्रूफ हो गया। अब ऑन टू के लिए क्या करना पड़ेगा, रेंज निकालना पड़ेगा, तो रेंज निकालते हैं। किसी भी फंक्शन को उठा लो, इसको y मान लेते हैं, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, x के टर्म में चेंज करना है,
और इस -1 को ले आते हैं +1 में इक्वल्स टू x हो जाएगा। यहाँ से x को बाहर करना है, यहाँ से x को बाहर करना है। एक मिनट, ऐसे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें y को ही कॉमन लेना पड़ेगा। तो एक मिनट, ठीक, चेंज हो गया। y -2 अपॉन y -1 हो जाएगा, ठीक है। और ये इक्वल्स टू हो गया x के। अब y की प्लेस पे हम क्या पुट ना करें, 1 पुट नहीं कर सकते। तो y इक्वल्स टू सारे रियल नंबर पर डिफाइंड होगा, बट 1 पर डिफाइंड नहीं होगा। वही आपकी रेंज थी, तो कोडोमेन। तो यहाँ से क्या हो गया, जो रेंज था वो कोडोमेन के इक्वल हो गया। दैट मीन्स ये फंक्शन ऑन टू हो गया, ठीक है। ऑन टू 1 ऑन टू प्रूफ हो गया, दैट मीन्स वो फंक्शन बाइजेक्टिव हो गया, ठीक है। ओके, मिलते हैं फिर सभी को नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।